हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, जैसा आज आपको दिख रहा है, हमें स्टार्ट करना है चैप्टर थर्ड, वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले चैप्टर का पूरा मतलब समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद सारी थ्योरी करने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है जी, चलिए पहले ये जान लेते हैं, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है क्या उन्हें नई बुक खरीदने की जरूरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम बता देते हैं कि पुरानी बुक में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से वो आपकी बिल्कुल न्यू बुक की तरह ही काम करेगी। देखिए जरा, जो हमारे पास पुरानी बुक थी मैथ्स की, जिसमें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और यहाँ तक की 3.5 एक्सरसाइज थी। ठीक है जी, अब देखिए जरा न्यू बुक में क्या चेंज आया है। 3.1 पूरी कंप्लीट कैंसिल आउट कर दी गई है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3.2 है पुरानी बुक में, वो नई बुक में क्या है, 3.1 एक्सरसाइज बन गई। जो 3.3 एक्सरसाइज थी पुरानी बुक में, वो न्यू बुक में आपकी 3.2 एक्सरसाइज बनी हुई है, और जो 3.4 थी वो आपकी न्यू बुक में 3.3 बनी हुई है, और ये 5 पूरी कंप्लीट कैंसिल है। इट मीन्स अब हमें कितनी पढ़नी है, नई बुक में तो सिर्फ 3 एक्सरसाइज हो गई, 3.1, 3.2, 3.3। जिनके पास पुरानी बुक है उसमें हमें 3.2, 3.3 और 3.4 पढ़नी है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेशन 23, 24 पर बेस्ड, मतलब न्यू बुक पर ही बेस्ड रहेगा, हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इन सब में से सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन ही है जिसका हमें मतलब पता है, क्योंकि ये हमने 9th क्लास की पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था, और 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी हम इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, अब देखिए जरा, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री हमारे पास कितनी हो, 1 हो। ये सारी थ्योरी मैं आपको पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, चैप्टर 2 में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू ही देखेंगे इस चीज का। तो लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। जैसे फिर उन्होंने कहा कि 2 वेरिएबल्स, इट मीन्स अभी तक हम लोग सिर्फ सिंगल वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। अगर हम 1 वेरिएबल की बात करें कि लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास वो 1 वेरिएबल में है। 9th क्लास में भी आप लोगों ने 1 वेरिएबल ही पढ़ी है, और सेकंड चैप्टर में भी हमने 1 वेरिएबल पढ़ा था। तो देखिए जरा, 1 वेरिएबल मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। बट हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मतलब इस बार हमारे पास क्या होंगे, 2 वेरिएबल्स यूज करने हैं। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, और हमें इसी तरीके की इक्वेशंस पढ़नी है। यही होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन कौन हुए, एक x और एक y। जरूरी नहीं है x y हो सकता है y z भी हो सकता है हमारे पास z t हो सकता है u t हो। बट रिमेंबर, हमेशा कैसे रहेंगे, 2 वेरिएबल्स ही रहेंगे अगर 2 वेरिएबल्स की बात की गई है तो। चलिए जी, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जरा, अब मान लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ये कैसा है, ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल है किसका, इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल। और देखते हैं, अगर मैंने, अच्छा ये बताइए जरा, x इक्वल टू 2, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है 50% वेटेज हो चुका है अब। ठीक है, किस चीज का, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज का, रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस पर जो क्वेश्चन आएंगे उनका। ठीक है जी, अब मुझे बताइए, क्या x इक्वल टू 2 ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सोचिए पहले। जी हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल है, ये इसी का ही एग्जाम्पल है। कैसे पता चला, ये देखिए ध्यान से, थोड़ा पेज कवर कर लेते हैं। हाँ जी, x इक्वल टू 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, x के साथ कौन है मल्टीप्लाई में 1। अब y तो यहाँ है ही नहीं, आप कहेंगे मैम दूसरा कहाँ है हमारे पास वेरिएबल, तो दूसरा देखिए जरा, क्या मैं इसे 0 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 2 लिख सकती हूँ। इसी इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। इट मीन्स ये कैसा हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हो सकता है मेरे पास क्या गिवन हो कि y इज इक्वल टू -5 गिवन हो, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू -5। इट मीन्स ये भी हमारा कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरह काम करेगा। ठीक है, ये पूरा मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ऐसे शॉर्ट फॉर्म है, बट ये ऐसी शॉर्ट फॉर्म कोई होती नहीं है। ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट लिखना है कॉपी में। देखिए जरा, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास
कि ये भी हमारा कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। मेन कंडीशन हमारे पास ये है। अब देखिए जरा, पहले इसकी जनरल इक्वेशन जान लेते हैं कि जिसकी जनरल इक्वेशन होगी किसकी, इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, ये कैसी मिलेगी हमारे पास, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हुआ, यहां पर जो a कॉमा बी कॉमा सी है ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें a x का कॉफिशिएंट है, b y का कॉफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट है। इसमें क्या कंडीशन होती है, हो सकता है a इक्वल टू 0 हो और b इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। बट याद रखिएगा, बट बोथ a कॉमा b नेवर इक्वल टू 0, ये दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कंडीशन आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में आ सकती है या फिर आगे की अगर आप तैयारी करेंगे उन पर बेस्ड हो सकती है। ठीक है जी, अब चलिए जरा, ये तो अभी तक हमने समझा सिर्फ लीनियर इक्वेशन, क्या था टॉपिक हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इतना ही समझ में आया। बट आगे पेयर भी तो लिखा हुआ है, अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। अब देखिए जरा, अब इसे भी समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, यहां पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मान लीजिए क्या लिख रहे हैं, टू लीनियर इक्वेशन इन किसमें, सेम टू वेरिएबल्स में। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, x और y मान लेते हैं, x एंड y। देयरफॉर दीज आर, इन्हें हम क्या कहेंगे, these equations are called what, pair of linear equation in two variables। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या कहा गया है, टू लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए। अब इसकी पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी, हमारे पास क्या जनरल फॉर्म क्या होती है, किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास आती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अभी हमने क्या कहा, पेयर की बात कर रहे हैं। पेयर मतलब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, कैसी, कि दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है वो एक्स वाई होना चाहिए। अगर एक्स वाई नहीं है तो वाई जेड, दोनों में वाई जेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन में तो एक्स वाई है, दूसरी में वाई जेड ले लिया, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन पेयर की नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पुटअप हो सकते हैं। दूसरी इक्वेशन a2x रखेंगे, यहाँ y या z नहीं रख सकते हैं। ठीक है, प्लस b2, हाँ इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है ये आगे पीछे लिखी गई हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट वेरिएबल हमारे एक्स वाई ही हो। एक्स वाई हैं अगर तो एक्स वाई रहेंगे, अगर वाई जेड लिए गए हैं तो वाई जेड ही रखेंगे, बट हमारे पास वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए जरा, अब हमें यही चीज पढ़नी है। ये दोनों इक्वेशन जो इसकी जनरल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखिएगा क्योंकि सारी एक्सरसाइज हमारी इसी पर बेस्ड है। ठीक है जी, अब चलिए जरा, अब यहां तक तो हमें इस चैप्टर का मतलब समझ में आया कि अभी तक चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। अब यहाँ देखिए, ये तो हमारे पास सिर्फ इक्वेशंस थी, इसके सोल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूशंस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए और ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, आप कंप्लीट लिखिएगा। देखिए सोल्यूशन किसका, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। अब हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। ठीक है, पहले सिर्फ सोल्यूशन की बात करते हैं, लीनियर टू वेरिएबल्स की बाद में बात करेंगे, पेयर की। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास पेयर तो है नहीं, नॉर्मल इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब हमने कहा इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। अगर मैं कहूं लेट x की प्लेस पर 1 रखते हैं और y की प्लेस पर भी 1 रखते हैं,
ठीक है जी, ये सिर्फ एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा वो भी हम समझेंगे। आप चाहें तो लास्ट में मैं सिर्फ एक 3 फॉर्मूले बताऊंगी, उन्हें अगर आप याद कर लेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बट हमें पता है थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए उसके लिए हमें वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। अगर हमने कहा x की प्लेस पर 1 और y की प्लेस पर 1 रखते हैं, इट मीन्स यहां इस तरीके से रखा जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 और इक्वल टू में 5। देखो 3 प्लस 2 भी 5 और इक्वल टू में तो 5 चल ही रहा था। इट मीन्स देखिए ये कंडीशन बिल्कुल सेम मैच कर रही है, दोनों इक्वल आ गए। तो हम क्या कहेंगे, जो हमने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखा था, इट मीन्स 1,1। इसी तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। 9th क्लास में पढ़ा था, 3rd चैप्टर में ये शायद। 1,1 हमारा क्या हो जाएगा, इज अ सोल्यूशन। इसी को हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसका ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखने पर कि हमारे पास इक्वल टू में प्रूफ हो जाए, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, उनका सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं किसी दूसरे बच्चे ने कहा नहीं मैम हमें x की प्लेस पर 1 और y की प्लेस पर 2 रखना है। अब बताइए आप, ठीक है अब सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर यहां देखिए x की प्लेस पर 1 रखा प्लस 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, इक्वल टू में 5 आना चाहिए। क्या आएगा हमारे पास, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, और 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8, जो हमारा 5 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, दैट 1,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। ये इसका क्या है, सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से हमारे सॉल्यूशंस होते हैं और कौन से सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, हमें पता है यहाँ क्या सॉल्यूशन निकला था हमारा, दैट इज 1,1। ये हमारा क्या निकला था, इज अ सॉल्यूशन। रिमेंबर ये सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं है, बल्कि दिस इज द पॉइंट 1,1 also lies on line represent by 2x plus 3y equal to 5। what does it mean? अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1,1 सिर्फ इसका सोल्यूशन ही नहीं इस इक्वेशन का, बल्कि ये 1,1 जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इसकी वजह से जो हम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ बनाते टाइम, ये 1,1 इसी पॉइंट पर या इसी लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वही गिवन एक्सप्रेशन की लाइन पर क्या करता है, लाई करता है। देखिए जरा, अब एक नोट बनाकर लिख लेते हैं हम लोग। चलिए लिखते हैं, ये देखिए जरा, अभी आप नोट में लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे नोट बनाकर लिख लीजिए। ठीक है, ताकि ये अलग से आपको समझ में आ जाए। दिस इज द नोट। ओके, क्या कहा इन्होंने, ईच, इसे आप क्या कर सकते हैं, आपने नोट में लिख लीजिए। क्या कहा इन्होंने कि ईच सोल्यूशन x, y ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब अब देखिए यहाँ 1,1 है, किसी का हो सकता है 2,1 हो, किसी का हो सकता है 3,1 हो, मतलब कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन इन्होंने कहा है कि x, y कोई भी सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो वो हमेशा कहाँ कॉरस्पॉन्ड करेगा या फिर कहाँ लाई करेगा, जो भी गिवन इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा उसमें जो लाइन बनेगी, राइट। मान लीजिए हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन जो भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो हमारा सोल्यूशन उसी लाइन पर लाई करेगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे यहाँ इस तरीके से नोट में लिखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें पता है हमें क्या पढ़ना है, 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या होते हैं, a1x प्लस b1y, पेन चलना बंद हो गया, b1y प्लस c1। ठीक है, रुकिए, देखिए ये होती है, और इसकी जो जनरल इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स वाले की, ठीक है, और पेयर की बात कर रहे हैं, यही होती है, यही चीज पढ़ी थी अभी हमने। तो ध्यान से देखिए जरा, इतना होने के बाद अब हमें पता है कि एक लाइन तो ऊपर वाली बनाएगी इक्वेशन, एक लाइन दूसरी इक्वेशन बनाएगी। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर लाइंस की प्रॉपर्टी कि कितनी कंडीशंस में लाइन बन जाती है। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन देखेंगे,
अब बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग टेबल बनाने जा रहे हैं, उस टेबल को जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी, ठीक है। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारी जो 2 लाइन्स हैं, ठीक है, क्योंकि 2 इक्वेशन है, पेयर है, तो 2 लाइन्स बनेंगी और हमारी दोनों की दोनों लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके, अगर 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे ग्राफ में। आई होप आपको दिख रहा होगा ध्यान से। ये देखिए, हम उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। एक ये लाइन हो गई और हमने मान लिया कि दूसरी एक ये लाइन हो गई, ठीक है। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर 2 लाइन हमारे इंटरसेक्टिंग है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है जी। अब इससे हमें सोल्यूशन का क्या पता चलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ओनली 1 सोल्यूशन। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ओनली 1 सोल्यूशन मिलेगा। 1 सोल्यूशन कहें या फिर यूनिक बोले, ठीक है, बात एक ही है। ओनली 1 सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन हमें मिलता है किस केस में, जब 2 लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक है जी। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर ये इंटरसेक्टिंग है और एक सोल्यूशन मिल रहा है तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्या, कंसिस्टिंग इक्वेशंस। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट एक पॉइंट तो कंसिस्ट कर रही हैं, ठीक है। कंसिस्टिंग इक्वेशंस बोलेंगे। ये सब एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये 2 लाइंस की प्रॉपर्टी हो गई कि वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर इंटरसेक्टिंग निकला तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। सोल्यूशन इसका सिर्फ 1 या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा और ये इक्वेशन कैसी कहलाएगी, दैट इज कंसिस्टिंग इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से जरा, अब मान लीजिए तो हमें पता कैसे चलेगा इन्हें सॉल्व करने पर, ये भी तो हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कंसिस्टिंग है तो किस तरीके से है कंसिस्ट। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लिखते हैं, अब ये 2 हमारे पास इक्वेशन है, इनसे कंपेयर करनी होती है। किस तरीके से कंपेयर करते हैं, अगर हम लिखें A1 अपॉन A2, इन दोनों का जो रेशियो है हमारे पास वो क्या हो जाए, अगर इक्वल ना आए किसके, B1 अपॉन B2 के, ठीक है। ये सारी कंप्लीट प्रॉपर्टी सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन की है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोले या फिर हम क्या बोले इन्हें, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टिंग इक्वेशन है या फिर देखिए जरा, एक ही के कितने सारे नाम है, ध्यान से क्या बोल सकते हैं हम इसे, कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, आई होप आपको एक ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो हमारी फोकस अच्छे से कर रही होगी, ठीक है। देखिए जरा आप ध्यान से, इतना हो गया। क्या होगा, सबसे पहला 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है तो ग्राफ इस तरीके का बनता है और उसका सोल्यूशन क्या होगा, सिर्फ 1 या फिर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और हम इस तरीके से उसे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ये इसका किस तरीके से निकालने का तरीका है कि इस तरीके से आप इसे कंपेयर कीजिए, ठीक है जी। और इक्वेशन कैसी कहलाएगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाती है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब मान लीजिए इंटरसेक्टिंग है ये तो, ठीक है। हमने कहा कि 2 लाइन्स हमारी कैसी हैं, पैरेलल भी तो हो सकती हैं। 2 लाइन्स आर पैरेलल। अब देखिए जरा, इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। हमें पता है जो पैरेलल लाइन्स होती हैं वो कभी मीट नहीं करती आपस में, तो इसमें कोई सोल्यूशन मिलेगा, जब ये कभी मीट ही नहीं करेंगी तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो हम यहां लिखते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। क्या लिखा जाता है यहां हमेशा, दैट इज नो सोल्यूशन। यहां पर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है पैरेलल लाइंस में। अब इस तरीके की इक्वेशंस को क्या कहेंगे, जिनमें हमारे पास नो सोल्यूशन आंसर निकल रहा है, ऑफ कोर्स इन्हें हम कहेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कोई भी पॉइंट नहीं कंसिस्ट कर रहे हैं तो हम इसे लिखते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी इन्हीं चीजों पर बेस्ड है, इसलिए मैं आपको एक चीज अच्छे से क्लियर करवा रही हूं, ठीक है। अब देखिए जरा, इसमें कॉफिशिएंट्स को कंपेयर किस तरीके से किया जाता है, ये तो हमें पता चल गया, अच्छा जी ये सब है, ठीक है, समझ गए। बट हमें पता कैसे चलेगा, जब हम कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। और कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करने पे इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2,
ठीक है, अभी आप इसे समझिए और अपने कॉपी में एक एक लाइन और एक एक पॉइंट लिखिए, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जी इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंपैरिजन होगा वो किस लिए होगा, टू पैरेलल लाइंस के लिए होगा। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट हमारे पास बचता है, अगर हमारी टू लाइंस कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइंस हो। देखते हैं, थर्ड वन इज क्या है, टू लाइंस इंटरसेक्ट हो गई, पैरेलल हो गई, अब क्या है, आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए एक ये लाइन थी और जब हमने दूसरी को सॉल्व किया तो वो भी डिट्टो यही पॉइंट्स, यही सोल्यूशन आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें तो सारे के सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। इसमें सोल्यूशन कैसे बनेंगे हमारे पास, यहां हमारे पास बनते हैं इन्फिनाइट सोल्यूशंस। ठीक है, कैसे सोल्यूशन बनेंगे, दैट इज इन्फिनाइट सोल्यूशंस हमारे पास यहाँ बनते हैं कि जितनी लंबी लाइन जाती रहेगी उतने हमारे पास सोल्यूशन बनेंगे, क्योंकि लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है जी, अब ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, ऐसी इक्वेशंस को हम मेनली तो इसका नाम है डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट, चलिए जी, लेकिन इसी को हम कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। और हमें पता है क्या, लास्ट में तो वही पेयर ऑफ, या तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलिए, पेयर ऑफ इक्वेशन, या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं जो इंटरसेक्टिंग थी वो भी कंसिस्टेंट थी, और जो कोइंसिडेंट है मतलब जिसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकल रहा है, चाहे वो इन्फिनाइट सोल्यूशन हो चाहे वो वन सोल्यूशन हो, यूनिक सोल्यूशन हो, ये दोनों कैसी हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। बस जो पैरेलल होती है हमारी वो इनकंसिस्टेंट होती है, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता। अब इसके देखिए कोफिशिएंट्स को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है इस केस में, जब इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं, इसमें हमारे पास तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो हमने पूरा कंप्लीट फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और ऊपर जो हमने फर्स्ट किया था, ये तीनों के तीनों सारा का सारा क्या है, कंक्लूजन है। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस पर बेस्ड अब हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्या, एक्सरसाइज 3.1। चलिए जी, अपनी एक्सरसाइज 3.1 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, आज के लिए इतना काफी है। चलिए जी, थैंक यू।